Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Medical Education. This is me Nasir Mandur and today we are going to talk about the angina pectoris. Dear friends, आज के हम इस लेक्चर में angina pectoris पे बात करेंगे. So let's get start. Angina pectoris जिसे हम ischemic chest pain भी कहते हैं. Basically angina pectoris एक लैटिन फ्रेज है जिसकी मीनिंग है strangling in the chest. स्ट्रेंगलिंग इन द चेस्ट का मतलब होता है कि जिस तरह से कोई हमारा गला दबा रहा होता है, बेसिकली गला घूंट रहा होता है हमारा, तो इसी तरह का एक टर्म दिया गया है चेस्ट के लिए भी कि चेस्ट को कोई दबा रहा होता है, बिल्कुल ही उसकी सांस निकाल रहा होता है. बेसिकली ये मुहावरा यूज़ किया गया है लैटिन लैंग्वेज से. आगे देख लेते हैं. एंजाइना पिक्टोरिस इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द एपिसोड्स ऑफ द पेन और प्रेशर इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट जस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन. इंजाइना पिक्टोरिस कोई डिजीज़ नहीं है, बेसिकली ये क्लिनिकल सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, निशानियाँ हैं जो चेस्ट पेन होता है हमारा. बेसिकली ये प्रेशर होता है और पेन होता है सेंटर ऑफ द चेस्ट में, हमारी जो चेस्ट है उसके सेंटर में, जस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन. जो हमारा ब्रेस्ट बोन स्टर्नम होता है बेसिकली उसके बिहाइंड पर. इट अकर्स व्हेन द हार्ट मसल मायोकार्डियम डज नॉट गेट एज मच ब्लड एंड ऑक्सीजन एज इट नीड्स बिकॉज ऑफ द नैरोड और ब्लॉक्ड कोरोनरी ब्लड वेसल्स. ये तब होता है जब हमारे हार्ट के जो मसल होते हैं मायोकार्डियम, उसमें ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है और या सप्लाई रुक जाती है या कम मिलती है, तो बेसिकली हमारी वो नैरोड आर्टरी और ब्लॉक्ड कोरोनरी ब्लड वेसल्स की वजह से. इंजाइना इज अ सिम्टम ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड मायोकार्डियल इस्केमिया. इंजाइना एक सिम्टम है इस कंडीशन की जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इस्केमिया. मायोकार्डियल बेसिकली जब हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जो हमारे मसल डेड होना स्टार्ट होते हैं, उस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इस्केमिया कहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की पिक्चर है जो एंजाइना पिक्टोरिस को शो कर रही है. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल फ्रॉम द नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी में कॉज एंजाइना पिक्टोरिस और चेस्ट पेन. यहाँ पे हमारे पास एक कोरोनरी आर्टरी है जिसमें एक प्लग है. कोरोनरी आर्टरी में प्लग किस चीज़ का होता है? वो कोलेस्ट्रॉल की डिस्पोजिशन होती है, बेसिकली डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँचती, तो हार्ट का हमारे नेक्रोसिस हो जाता है हमारा हार्ट का मसल. तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है और पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से चेस्ट पेन होता है. चेस्ट पेन को जिसे हम एंजाइना पिक्टोरिस कहते हैं. नेक्स्ट हम आ जाता है कि एंजाइना पिक्टोरिस के टाइप्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले जो टाइप है वो हमारे पास क्रोनिक स्टेबल एंजाइना है. ये फिक्स्ड होता है, इसे हम फिक्स स्टेनोसिस भी कहते हैं और डिमांड एक्सकेमिया भी कहते हैं. बेसिकली ये क्रोनिक होता है नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस. जब हमारी कोरोनरी आर्टरी हो नैरो हो जाती है बिल्कुल ही, तो उसकी वजह से ये कोरोनरी आर्टरी की नैरो होने की वजह से क्रोनिक स्टेबल एंजाइना होता है. इसमें क्या होता है, टिश्यू बिकम इस्केमिक पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड. ये पार्टिकुलरली एक टाइम पे होता है जब हमारे मायोकार्डियल जो टिश्यू होते हैं उनकी ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाती या ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाती है. फॉर एग्जांपल फिजिकल एक्सर्शन, लार्ज मील इमोशनल स्ट्रेस. जिस तरह से हम फिजिकल एक्सर्शन कोई कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हमारी डिमांड जो होती है ऑक्सीजन को, ब्लड सप्लाई हार्ट को ज़्यादा होती है बनस्बत नॉर्मली जो हम काम कर रहे होते हैं या रेस्ट में होते हैं. तो फिर ये क्रोनिक जो स्टेबल एंजाइना है इस कंडीशन में पाया जाता है जब फिजिकल एक्सर्शन हो जाती है. लार्ज मील जिस तरह से हमने कोई मीट खा लिया, मटन खा लिया, जो जिसमें ब्लड सप्लाई या ब्लड जो हार्ट को फंक्शन ज़्यादा करना पड़ रहा है, इस कंडीशन में भी ये होता है क्रोनिक स्टेबल एंजाइना. इमोशनल स्ट्रेस, कोई हमने टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन ले लिया है, इस वजह से भी जो होता है वो हमारा क्रोनिक स्टेबल एंजाइना. ये लास्ट लेस देन 5 मिनट होता है, 5 मिनट तक चलता है, फिर रिलीव हो जाता है बाई टेकिंग अ मेडिकेशन. जिस तरह से हम नाइट्रोग्लिसरीन, एंजीसिड वगैरह सब लिंगुल रख लेते हैं, तो ये एंजाइना जो होता है क्रोनिक स्टेबल एंजाइना रिलीव हो जाता है. सेकंड टाइप आता है अनस्टेबल एंजाइना जिसमें थ्रोम्बस सप्लाई इस्केमिया भी जिसे कहते हैं. इसमें बेसिकली क्या होता है, एक क्लॉट होता है थ्रोम्बस हमारी कोरोनरी आर्टरी में, उसकी वजह से अनस्टेबल एंजाइना होता है. वो हमारे रेस्ट पर भी होता है और हमारी एक्टिविटी भी होता है. सिम्टम्स इसकी वर्स होती हैं और सीवियर पेन होता है बाकायदा, काफ़ी टाइम तक चलता है, और ये रेस्ट पर भी होता है और एक्टिविटी पे भी होता है, दोनों पे होता है. ये मेडिकेशन से भी रिलीव नहीं होता, इसके लिए हमें कुछ इंटरवेंशन वगैरह करनी होती है. देन थर्ड नंबर पे प्रिज्मेंटल वेरिएंट एंजाइना आ जाता है जो वेजोस्पाज्म सप्लाई इस्केमिया भी कहलाता है. ये हमारा होता है रिजल्ट फ्रॉम द कोरोनरी स्पाज्म वो टेम्पररी रिड्यूस द कोरोनरी ब्लड फ्लो.
बेसिकली ये वेसोस्पाज़म की वजह से होता है, जिस तरह से कोरोनरी आर्टरी हमारी नैरो हो जाती हैं या टेम्पररी उसमें ब्लड की जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाती है। वो बेसिकली 2-3 किस्मों की वजह से होता है, जैसे इमोशनल स्ट्रेस में आ जाता है हमारा पेशेंट, उसकी वजह से भी हो सकता है। डिसफंक्शन कोरोनरी वेसिकुलर एंडोथेलियम एंड अकर्स ड्यूरिंग अ नाइट। यहाँ पे जो डिसफंक्शन कोरोनरी वेस्कुलर एंडोथेलियम में बेसिकली ये हमारी इनर लाइनिंग होती है हमारे आर्टरीज़ की। उसमें क्या होता है कि हमारे खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, एक नाइट्रेज होता है, दूसरा ट्राइसाइक्लिक होता है। वो क्या कर रहे होते हैं कि क्लाट फॉर्मेशन में और इनमें इनहिबिट करवाते हैं और ब्लड फ्लो को नॉर्मली चलने देते हैं। तो इनमें भी कोई अगर डिसफंक्शन आ जाता है तो ये हमारा एंजाइना अकर हो सकता है प्रेजमेंटल। ये ड्यूरिंग नाइट होता है, जब पेशेंट सो रहा होता है, तो ज़्यादातर ये रेस्ट में होता है प्रेसमेंटल एंजाइना। देन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ एंजाइना पिक्टोरिस आ जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है एज। एज में वुमेन अबो द 55 ईयर, जो फीमेल होती हैं वो 55 ईयर से अबो होती हैं तो उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। मेन जो होता है वो 45 से अबो होता है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें हार्डनिंग और नैरोइंग हो जाती है हमारी आर्टरीज की, इसकी वजह से भी हमारा एंजाइना पेक्टोरिस होता है। स्मोकिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज है, जिस तरह से स्मोकिंग कोई लॉन्ग टर्म से कर रहा है तो वो हाई रिस्क पे होता है कार्डिक हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन पे, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। ओबेसिटी से जाहिर बात है हमारा वेट बढ़ता है तो हार्ट की जो सप्लाई डिमांड वगैरह ऑक्सीजन की वो बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ये चीज़ें आपस में लिंक है। डायबिटीज़ मेलाइटस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द हार्ट अटैक। ये भी हमारा हार्ट अटैक में मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में कॉमन कॉज कहलाता है, रिस्क फैक्टर होता है। जिससे हम डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो उनको कार्डिक डिजीज़ भी लाक होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, कोई ना कोई एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा, इसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल में जिस तरह से ट्राइग्लिसराइड और लो लिपोप्रोटीन जिस तरह से आ जाते हैं, हमारे पास एलडीएल आ जाता है, बेड कोलेस्ट्रॉल होती हैं, वो क्या कर रही होती हैं कि हमारे प्लग बना रही होती हैं हमारी आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होता है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट और साल्ट, जो फैट होती है वही बात आ गई कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें भी हमारे ज़्यादा रिस्क होता है। सॉल्ट जो सोडियम है उसके ज़्यादा लेने से हाई ब्लड प्रेशर होता है हमारा, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी एंजाइना होता है। ईटिंग हैवी मील, कोई हमने हैवी मील खा ली है, जिस तरह से मीट मटन वगैरह हो गया, तो ज़्यादा खाने से भी हार्ट की जो डिमांड होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, वो ज़्यादा चाहिए होती है, और वो अगर ज़्यादा नहीं पहुँचेगी हार्ट को तो एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, कोई मतलब टाइम नहीं है खाने पीने का, उठने का, एक्सरसाइज करने का, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही मतलब ओवर वर्क है कोई, तो घर का खाना नहीं खा रहा, बाहर का खा रहा है, इस तरह से उनको भी ज़्यादा रिस्क होता है एंजाइना पेक्टोरिस का। इमोशनल स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, कोई एंजाइटी है, ब्रेन पे ज़्यादा जोर दिया गया है, इस वजह से भी एंजाइना होता है। फैमिली हिस्ट्री है, किसी को फैमिली में अगर एंजाइना और कार्डिक डिजीज़ है तो उनको भी एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस ज़्यादा है। लास्ट में हमारा जाता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली जो होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, वेसोस्पाज़म। वेसोस्पाज़म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरी, वहाँ पे बेसिकली हार्ट को भी सप्लाई चाहिए होती है। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमारी हार्ट को सप्लाई दे रही हो, जिस तरह से हार्ट सारी बॉडी को सप्लाई दे रहा होता है तो हार्ट को खुद को भी सप्लाई चाहिए होती है। तो वहाँ पे जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें अगर वेसोस्पाज़म या फिक्स्ड स्टेनोसिस, जो हमने क्रोनिक एंजाइना में पढ़ा, कोरोनरी थ्रोम्बस कोई आ गया, क्लॉट आ गया है, तो उसकी वजह से सबसे पहले क्या होगा, इनसफिशिएंट कोरोनरी ब्लड फ्लो। हार्ट को जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है उनमें क्या होगा, इनसफिशिएंट, मतलब पूरा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगी सप्लाई ब्लड की हार्ट को। देन क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मीट ऑन द इंक्रीज मायोकार्डियम डिमांड फॉर ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन डिमांड और ब्लड सप्लाई की डिमांड मायोकार्डियम मसल जो हमारा है हार्ट का उसको चाहिए, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। देन क्या होगा, नीड ऑफ ऑक्सीजन एक्सीड द सप्लाई। जो ऑक्सीजन की नीड होगी वो सप्लाई क्या मतलब पहुंच नहीं पाएगी पूरी। फिर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजन को। डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड रेशो, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर हार्ट को नहीं मिल रही तो फिर क्या होगा, मायोकार्डियल हाइपोक्सीमिया होगा। जो मायोकार्डियल मसल है हमारा उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, एक नेक्रोसिस होगी।
स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर विद इन द मायोकार्डियम। फिर क्या होगा, पेशेंट को स्टिमुलेशन जो होगी पेन की वहाँ पे फील होगी, जो रेडिएट करेगा पेन हमारे लेफ्ट आर्म पे, शोल्डर पे, जाँ पे, अंडर द ब्रेस्ट बोन, सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट बोन। तो इन जगहों पे जब पेन स्टार्ट होगा, फोर्थ और फिफ्थ हमारी फिंगर पे पेन रेडिएट होगा, तब हम कहेंगे कि ये एंजाइना पेक्टोरिस है। बेसिकली ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी। सो